रात के 3 बज रहे थे। यूनिवर्सिटी की वसी और इस कंप्यूटर लैब पर हिब्बतनाक सुकूत तारी था। बाहर चौकीदार की लाठी की ठक ठक वक्फे वक्फे से इस खामोशी को तोड़ रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ सर्वर्स की धीमी गूं गूं और उसकी बोर्ड पर तेजी से चलती उंगलियों की आवाज थी। जिया स्याह हुडी पहने मरकजी टर्मिनल के सामने झुका हुआ था। उसके चेहरे पर सिर्फ मॉनिटर की नीली रोशनी पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों में शदीद तवज्जो आया थी। वो यहाँ का तालिब इल्म नहीं लग रहा था। उसके हाथ एक माहिर सर्जन की तरह कीबोर्ड पर रक्स कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी फायरवॉल्स को एक एक करके नाकारा बनाते हुए। उसकी उम्र 23-24 साल के लगभग थी, लेकिन उसका चेहरा उसकी उम्र से ज्यादा पुख्तगी और सर्द मेहरी का तासुर देता था। वो एक मुल्क के सबसे बड़े और सनतकार का बेटा था, या कम अज कम यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड यही बताते थे। एक ऐसा नौजवान जो बाप की दौलत पर ऐश करने के अलावा कोई काम नहीं करता, जो महंगी तरीन गाड़ियों और ब्रांडेड कपड़ों का शौकीन था। लेकिन इस वक्त ये लापरवाह तालिब इल्म यूनिवर्सिटी के सबसे महफूज डेटाबेस में नकब लगा रहा था। उसकी उंगलियां रुक गई। स्क्रीन पर एक फाइल लॉक थी। ई फ्यूचर इंस्टीट्यूट। ये प्रोफेसर उबैद का फ्लैगशिप इंटरव्यू प्रेजेंटशिप प्रोग्राम था। मिल ही गए। वो तकरीबन सरगोशी में मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी अनक्रिप्टेड यूएसबी निकाली और डाटा कॉपी करना शुरू कर दिया। फाइल का साइज तयका से ज्यादा था। ठक ठक ठक। बाहर राहदारी में कदमों की आवाज करीब आई। ज्यादा साकित हो गया। उसकी आंखें दरवाजे पर जम गई। उसने तेजी से यूएसबी निकाली, सिस्टम को लॉग आउट किया और स्क्रीन बंद कर दी। एक सेकंड में वो कुर्सी से उठा और अंधेरे में गुम हो गया। चौकीदार ने दरवाजा खोला, अंदर टॉर्च घुमाई। लैब खाली था। वहमी हो गया हूँ, वो बुड़बुड़ाया और दरवाजा बंद करके चला गया। लैब के आखिरी कोने में सरूर रेक के पीछे जिया चंद सेकंड इंतजार करता रहा, फिर अभयवास कदमों से पिछली खिड़की से बाहर निकलकर रात की तरीकी शुरू हो चुकी थी। अगली सुबह का आगाज हुआ बिल्कुल मुख्तलिफ था। गर्ल्स हॉस्टल के कमरा नंबर 204 में अलार्म की तेज आवाज गूंजी। लोरीन ने कंबल से हाथ निकालकर बेजारी से उसे बंद किया। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। आंखों में जहानत और चेहरे पर असूल पसंदी की सादगी थी। वो एक रिटायर्ड स्कूल की टीचर की बेटी थी, जो एक स्कॉलरशिप पर इस महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। उसके लिए तालीम उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन असर था। वो जल्दी से तैयार हुई, सादा सा लिबास पहना, किताबों का भारी बैग उठाया और क्लास के लिए निकल पड़ी। दूसरी तरफ शहर के सबसे महंगे अपार्टमेंट ब्लॉक के पेंट हाउस में जा अभी बेदार हुआ था। रात के मिशन की कोई थकावट उसके चेहरे पर नहीं थी। उसने शॉवर लिया, अलमारी से एक डिजाइनर शर्ट और जीन्स निकाली, कलाई पर लाखों की घड़ी पहनी और अपनी चमकती हुई स्पोर्ट्स कार की चाबियां उठाकर यूनिवर्सिटी की तरफ रवाना हो गया। उसकी फर्जी शिनाख्त एक अमीर, लापरवाह और कदरे बदतमीज सीनियर तालिब इल्म का था, और उसे बखूबी निभा रहा था। यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में लंच के वक्त मामूल से ज्यादा रश था। नोरीन अपने ट्रे संभाल रही थी, जिसमें एक सैंडविच और जूस था। मुश्किल बैठने की जगह तलाश कर रही थी। अचानक दरवाजा धड़ाम से खुला और जया अंदर दाखिल हुआ। वो फोन पर कहके लगाते हुए किसी से बात कर रहा था। अरे नहीं यार, पार्टी आज रात मेरे फ्लैट पर होगी। हाँ, सब कुछ लिया। वो इतना मगन था कि उसने सामने आती हुई नोरीन को नहीं देखा। एक जोरदार टक्कर हुई और नोरीन के हाथ से ट्रे छूटी। सैंडविच फर्श पर और जूस उसके हाथ पर गिर गया और कैफेटेरिया में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जया ने फोन कान से हटाया और मुड़कर देखा। उसके माथे पर बल पड़ गए। देखकर नहीं चल सकती क्या? उसके लहजे में वाज़ेह नागवारी थी। नोरीन जो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी ने गुस्से ने उसकी तरफ देखा। मैं, आप फोन पर बात करते हुए आ रहे थे। जया ने एक तंजिया नजर उसके जूस से भीगे कपड़े पर डाली और फिर उसकी ट्रे पर। उसने बेपरवाही से जेब में हाथ डाला और नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली। उसने अंदाजे से कुछ नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। ये लो, नया लंच खरीद दो और जाकर ड्राई क्लीन्स कपड़े भी ठीक करवा लेना। नौरीन का चेहरा तौहीन से सुर्ख हो गया। सजा के हाथ पर नजर डाली, फिर उसकी आंखों में, जिसमें रोहनियत के सिवा कुछ नहीं था। उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। पैसे फर्श पर बिखर गए। अपने पैसे अपने पास रखें मिस्टर। उसकी आवाज कांप रही थी मगर बुलंद थी। हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, और अगली बार चलते हुए आंखें खुली रखा करें। ये कहकर वो पलटी और तेजी से कैफेटेरिया से बाहर निकल गई। जिया एक लम्हे के लिए हैरान रह गया। आज तक किसी ने उसकी दौलत को इस तरह मुस्तरद नहीं किया था। उसके दोस्त उसके पास आ गए। कौन थी ये जिया? जिया ने कंधे उचकाए, फर्श पर बिखरे नोटों को देखा और एक तंजिया मुस्कुराहट उसके लबों पर आई। कोई नहीं यार, चलो यार, भूख लगी है। लेकिन उसकी आंखें इस दरवाजे पर जमी थी जहां से वो लड़की गई थी। अगला टकराव लेक्चर हॉल में हुआ। प्रोफेसर कमाल बिजनेस एथिक्स पर लेक्चर दे रहे थे। नोरेन हमेशा की तरह ये तार में बैठी पूरी तवज्जो से नोट ले रही थी। सया जो एक मेहमान तालिब इल्म के तौर पर क्लास ले रहा था, अगली सीट पर टांगे फैलाए बैठा ऊँग रहा था। कारपोरेट जिम्मेदारी का असल मतलब क्या है?
प्रोफेसर ने सवाल किया। कौन जवाब देगा? क्लास में खामोशी छा गई। जी मिस नौरीन। नौरीन खड़ी हुई। सर, मेरे ख्याल में कारपोरेट जिम्मेदारी सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि यकीनी बनाना कि आपका बिजनेस मुआशरे में मस्बत असरात डाल रहा है। ये ईमानदारी, शफाफियत और असूलों पर कायम रहने का नाम है। प्रोफेसर ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। बेहतरीन जवाब। तभी पहली नशिस्त पर एक तंजिया हंसी की आवाज आई। असूल। पूरी क्लास ने मुड़कर देखा। जिया सीधा होकर बैठा। क्या कहा आपने, मिस्टर जिया? प्रोफेसर ने सख्ती से पूछा। जिया खड़ा हुआ गया। उसकी आंखों में वही रोहनीयत थी जो सुबह कैफेटेरिया में थी। मैंने कहा, ये सब किताबी बातें हैं सर। इसने नौरीन की तरफ देखा। असली दुनिया में कोई असूल नहीं होते। सिर्फ एक असूल चलता है, पैसा और ताकत। जिसके पास ये है वही कामयाब है, बाकी सब सिर्फ बातें हैं। नौरीन ने मुट्ठियां बेच ली। आप गलत कह रहे हैं, वो जिया की तरफ मुड़कर बोली। पैसा आपको वक्ती कामयाबी दे सकता है, लेकिन इज्जत और हकीकी कामयाबी सिर्फ असूल पर चलकर मिलती है। लेकिन शायद आप जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझ सकते, जिन्हें सब कुछ प्लेट में सजा सजाया मिल गया हो। पूरी क्लास दम बकूर रहेगी। एक स्कॉलरशिप स्कूल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के सबसे अमीर और ताकतवर तालिब इल्म को चैलेंज कर रही थी। सिया के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आहिस्ते से चलता नौरीन के करीब आया। क्लास की नजरें उस पर जमी थी। वो उसके बिल्कुल सामने रुका। तुम्हें बातें बहुत अच्छी आती हैं, उसने धीमे सर तहजे में कहा। लेकिन एक बात याद रखना, जिन्हें तुम असूल कहते हो ना, वो अक्सर औकात से पहले बिकते हैं। वो प्रोफेसर की तरफ मुड़ा। मैं आई गो सर, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। और जवाब का इंतजार किए बगैर वो क्लास से बाहर निकल गया। नौरीन गुस्से और बेबसी से उसे जाते देखती रही। उस रात जैना अपने अपार्टमेंट में खुफिया कंट्रोल सेंटर के सामने बैठा था। स्क्रीन पर प्रोफेसर अबैद उर्सलान की सरगर्मियों का डाटा था। वो अपने मिशन पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार उसके जहन में उस लड़की का चेहरा आ रहा था। हर चीज पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। उसे गुस्से से मेज पर मुक्का मारा। फोकस जा, तुम यहाँ रिश्तों के लिए नहीं, मिशन के लिए आए हो। ये लड़की सिर्फ दुख है। उसने नौरीन का ख्याल जहन से झटक दिया। ये जाने बगैर कि तकदीर उनके रास्ते बार बार टकराने का फैसला कर चुकी थी। क्लास में होने वाली झड़प के 2 दिन बाद नौरीन शाम के वक्त यूनिवर्सिटी की मरकजी लाइब्रेरी में परेशानी के आलम में किताबों की अलमारी के दरमियान घूम रही थी। फाइनल असाइनमेंट सर पर थी और उसे एडवांसमेंट इकोनॉमिक्स थ्योरी की एक मखसूस किताब की अशद जरूरत थी। उसे शेफ नंबर 442 को तीसरी बार चेक किया। किताब वहां नहीं थी। ये नहीं हो सकता। वो मायूसी से बुड़बुड़ाई। सिस्टम तो दिखा रहा था कि किताब मौजूद है। तभी उसकी नजर अलमारी के आखिरी कोने में शीशे की बड़ी खिड़की के पास बैठे एक वजूद पर पड़ी। वो शख्स आराम से टांग पर टांग रखे किताब पढ़ रहा था, जिसकी उसे तलाश थी। वो जिया था। नौरीन ने गहरा सांसें और हिम्मत जमा करते उसकी मेज तक पहुंची। वो इतना मगन था कि उसने नौरीन को आते हुए नहीं देखा, या शायद उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। एक्सक्यूज मी, नौरीन ने दबी मगर सख्त आवाज में कहा। जान ने बहुत आहिस्तगी से किताब से नजरें हटाई और उसे देखा। उसके लबों पर वही जानी पहचानी तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह, तो ये तुम हो मिस असूल परस्त। नौरीन ने उसके तंज को नजरअंदाज किया। मुझे ये किताब चाहिए। ये लाइब्रेरी की आखिरी कॉपी है। मुझे असाइनमेंट के लिए इसकी सख्त जरूरत है। जिया ने किताब को बंद किया और उसे मेज पर अपने सामने रख लिया। जरूरत तो मुझे भी है, उसने लापरवाही से कहा। नौरीन ने बेयकीनी से उसे देखा। आप और ये किताब, आप तो बिजनेस एथिक्स को किताबी बातें कह रहे थे ना। इकोनॉमिक्स में आपकी दिलचस्पी कब से हो गई? जिया थोड़ा आगे को झुका। क्या पता तुम्हारे लेक्चर के बाद मेरा जमीन जाके हो, उसे शरारत से कहा। वैसे भी मैंने पहले ही लिया था, असूल के मुताबिक कि मेरी हुई। नौरीन का सबर जवाब दे गया। देखे, आपसे बहस करने में मूड में नहीं हूँ। आप जानते हो मुझे इसकी कितनी जरूरत है। जिया चंद में उसके गुस्से से सुर्ख चेहरे को देखता रहा। ठीक है, उसे अचानक कहा, एक शर्त पर। नौरीन ने मशकूक नजरों से उसे देखा। कैसी शर्त? मेरे लिए एक कप ब्लैक कॉफी लाओ, बगैर चीनी के। नौरीन को अपनी समात पर यकीन न आया। क्या आप मुझे अपना ऑर्डर दे रहे हैं? मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ। जिया ने कंधे झुकाए। सौदा बुरा नहीं है, जाओ जल्दी करो। नौरीन गुस्से से मुड़ी, लेकिन उसे किताब की जरूरत थी। वो दांत पीसती हुई लाइब्रेरी के छोटे से कैफे की तरफ बढ़ गई। जब वो कॉफी लेकर वापस आई, जिया वहां नहीं था। मेज खाली था और किताब भी गायब थी। ये आदमी, वो गुस्से से फनकारी। उसे लगा कि उसके साथ खेल खेल रहा है। वो मायूसी से मुड़ने ही लगी थी। किसी की नजर मेज पर रखी कॉफी और उसके नीचे दबे एक कागज पर पड़ी। उसने कॉफी हटाई। कागज पर लिखा था, किताब तुम्हारे बैग में है। उसने चौंक कर अपना बैग देखा, जो कुर्सी पर छोड़ गई थी। किताब वाकई उसके अंदर थी। उसने मुड़कर लाइब्रेरी के दरवाजे की तरफ देखा, जहां से जिया अभी अभी बाहर निकला था। वो समझ नहीं पाई कि उसके इस रवैये का क्या मतलब है।
उसी रात ठीक 2 बजे सिया यूनिवर्सिटी के एडमिन ब्लॉक के रिकॉर्ड्स रूम में था। उसने महारत से लॉक तोड़ा और अंधेरे में अपना रास्ता बनाया। उसका चेहरा वो लापरवाह तालिब इल्म नहीं, बल्कि एक इंतहाई तबीयत याफ्ता प्रोफेशनल का था। उसने टॉर्च की मदम रोशनी में फाइनल कीबंड कंगालना शुरू किया। तो प्रोफेसर उबैद अरसलान, ई फ्यूचर इनिशिएटिव। वो सरगोशी में फाइलों के अनुमान पढ़ रहा था। उसे वो चाहिए था, वो मिल गया। उसने एक फाइल खोली जिसमें प्रोग्राम के लिए मुंतखब होने वाले तलबा की तफसीलात थी। उसने जल्दी से अपने महफूज कैमरे से दस्तावेजात की तस्वीर ली। जैसा सोचा था, उसने एक फाइल दिखते हुए सोचा कि तलबा के पीछे रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं, ये सिर्फ गोस्ट एंट्रीज है। नेटवर्क का हिस्सा इसका शिबा यकीन में बदल रहा था। ये नेटवर्क यूनिवर्सिटी के वसाइल को मुजरिमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। सबूत जमा करके वो वैसे ही खामोशी से निकल गया जैसे आया था। जब वो एडमिन ब्लॉक से निकला, रात बीत चुकी थी। कैंपस सुनसान था। वो हॉस्टल की तरफ जाने वाले रास्ते की बजाय शॉर्टकट ले रहा था। जब लाइब्रेरी के अकब से गुजरता, अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। अरे छोड़ो, मुझे जाने दो। ये नूरीन की घबराई हुई आवाज थी। सियाज ठटक गया। वो तेजी से आवाज की सिर्फ बढ़ा। लाइब्रेरी के बाहर जहाँ रोशनी कम थी, 3 सीनियर लड़के नूरीन को घिरे हुए थे। वो रात के तक लाइब्रेरी में पढ़ रही थी और अब अकेली वापस आ रही थी। "इतनी जल्दी क्या है जूनियर?" एक लड़का जो कि उनका लीडर लग रहा था, उसका रास्ता रोकते हुए बोला। "हम तो बस तुम्हारी असाइनमेंट में मदद करना चाहते हैं। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है," नूरीन ने बहादुरी से कहा, अगर उसकी आवाज कांप रही थी। "रास्ता छोड़ो, वरना मैं शोर मचा दूंगी।" "शोर?" दूसरे ने कहका लगाया। "इस वक्त कौन सुनेगा तुम्हारा शोर?" लीडर ने उसका बाजू पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। "इसे हाथ मत लगाना।" एक सट स्पाट आवाज अंधेरी से उभरी। तीनों लड़कों ने चौंक कर देखा। जिया सायों से निकलकर रोशनी में आया। उसकी आंखों में शरारत या लापरवाही नहीं, जो नूरीन ने दिन में देखी थी। उसकी आंखें बर्फ की तरह सर्द थी और उसका सारा वजूद एक छुपे हुए खतरे का पता दे रहा था। "तो कौन है बे?" लीडर ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। जिया ने जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाया। "मैंने कहा था, इसे जाने दो।" उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि तीनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा। ये वो अमीर ज्यादा नहीं लग रहा था जिसका वो मजाक उड़ा सकते थे। ये कोई और था। "चल यार, फजूल पंगा नहीं लेते।" एक ने लीडर को खींचा। लीडर ने गुस्से से नूरीन को देखा और फिर जिया को। "बच गई आज तो।" वो बुड़बुड़ाते हुए तेजी से वहां से खिसक गए। नूरीन वही खड़ी कांप रही थी। जिया उसकी तरफ मुड़ा। "तू ठीक हो?" उसकी आवाज अब भी सख्त थी। नूरीन ने सिर्फ इस्पात में सर हिलाया। उतनी खौफजदा थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। "चलो," जिया ने कहा और हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। "मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ।" नूरीन खामोशी से उसके पीछे हो ली। पूरा रास्ता दोनों में कोई बात ना हुई। जिया उससे चंद कदम आगे चल रहा था। उसका रवैया मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक था, जैसे अभी उसने कुछ किया ही ना हो। हॉस्टल के गेट पर पहुंचकर नवीन रुकी। "शुक्रिया," उसने धीमी आवाज में कहा। "अगर आप वक्त पर ना आते तो।" जिया उसकी तरफ मुड़ा। चांद की रोशनी में उसका चेहरा पड़ना मुश्किल था। "आइंदा इतनी रात को अकेले मत घूमना।" उसने बस इतना ही कहा। ये कैंपस इतना महफूज नहीं जितना लगता है। इससे पहले कि नवीन कुछ और कहती वो मुड़ा और रात की तारीकी में वापस चला गया। नौरीन उसे जाते हुए देखती रही। आज उसने जिया के दो बिल्कुल मुख्तलिफ रूप देखे थे। एक मगरूर बदतमीज अमीरजादा और दूसरा एक संजीदा पुरस्कार मुहाफिज। वो उलझन में पड़ गई कि असल जिया कौन सा है। कोई दूर जाकर जिया एक दरख्त के साय में रुका और मुड़कर देखा। जब तक नौरीन गेट के अंदर नहीं चली गई, इसके माथे पर परेशानी के बल थे। ये लड़की मुसीबत को दावत देती है, उसने खुद से कहा, और ये मेरे मिशन के लिए अच्छा नहीं है। उसने अपने बढ़ते हुए इस गैर मुतवक्का खिंचाव को नजरअंदाज करने की कोशिश की, जो इस सादा और बहादुर लड़की के लिए महसूस करने लगा था। इस रात के वाकये के बाद जिया ने खुद को नौरीन से दूर रखने की लाशौरी कोशिश शुरू कर दी। वो अपने मिशन पर तवज्जो मरकूज करना चाहता था। प्रोफेसर उवैद और अरसलान का नेटवर्क उसके अंदाजे से ज्यादा गहरा था। वो दिन में लापरवाह तालिब इल्म का ड्रामा करता और रात यूनिवर्सिटी के सरूर रूम्स और रिकॉर्डिंग छानने में गुजारता, लेकिन वो चाहे जितनी भी कोशिश करता, उसकी नजरें नौरीन की तलाश कर ही लेती थी। वो दोपहर को डिपार्टमेंट की सीढ़ियों पर बैठा फोन में मसरूफ होने का नाटक कर रहा था, जब उसने नौरीन को अपनी दोस्त सारा के साथ लॉन से गुजरते देखा। नौरीन किसी बात पर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसकी हंसी में ऐसी सादगी और मासूमियत थी जो जिया को अपनी जिंदगी में नायाब लगी थी। उसने देखा कि नौरून नौरीन एक जूनियर तालबा के पास रुकी, तो परेशानी में अपनी नोट्स उलट पुलट कर रही थी। नौरीन ने चंद मिनट उससे बात की, उसे कुछ समझाया और लड़की मुस्कुराती हुई शुक्रिया अदा करके चली गई। जिया ने खुद को उसे देखते हुए पाया, वो लड़की जो रात को खौफ से कांप रही थी, अब वो दिन की रोशनी में इतनी पुरएतमाद और मददगार थी। "ये मेरे मिशन के लिए खतरा है," उसने सख्ती से खुद को याद दिलाया।
जज्बात कमजोरी है और मैं कमजोर पड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता। उसने फोन जेब में डाला, तेजी से मुखालिफ सिमत चल पड़ा। अगले दिन यूनिवर्सिटी कॉरिडोर में शोर बरपा था। असामत जो रैगिंग ग्रुप का लीडर था, यूनिवर्सिटी के एक बास ट्रस्टी का बेटा था, अपनी टोली के साथ खड़ा था। वो नौरीन की दोस्त सारा को घेरे हुए था, जो किसी काम से अकेली जा रही थी। क्यों सारा, सुना है तुम्हारी दोस्त बड़ी बहादुर बनती फिर रही है? असामत ने तंजिया लहजे में कहा। असामत प्लीज रास्ता छोड़ो। सारा ने घबरा कर कहा, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। क्लास तो होती रहेगी, पहले हमारी बात का तो जवाब दो। असामत के दोस्तों ने कहका लगाया। उसी लम्हे नौरीन वहां पहुंच गई। उसने अपनी दोस्तों को घबराया हुआ देखा तो उसका खून खौल उठा। इसे छोड़ दो असामत, नौरीन की आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजी। असामत ने मुड़कर देखा। नौरीन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रही थी। ओहो, तो हीरोइन खुद आ गई। असामत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पिछली रात मजा नहीं आया था ना, जो फिर से आ गई हो। जया जो करीब ही कैफेटेरिया से निकल रहा था, ये मंजर देखकर रुक गया। वो खामोशी से एक सैतून के पीछे खड़ा हो गया। उसकी नजरें नौरीन पर जमी थी। तुम एक बुजदिल इंसान हो। नौरीन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सिर्फ अपने से कमजोरों को तंग करना जानते हो। सारा को जाने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इस तरह बात करने की? असामत का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तुम जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लॉरीन ने मजबूती से कहा। लेकिन अगर तुमने मेरी दोस्त को या किसी और जूनियर को तंग किया तो मैं तुम्हारी शिकायत प्रिंसिपल को करूंगी। ये एक खुली धमकी थी। असामत के दोस्त भी एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। असामत ने नूरीन को सर से पांव तक देखा। शिकायत? वो हंसा। करके देख लो। तुम ये बोल रही हो कि तुम स्कॉलरशिप पढ़ो और मैं इस यूनिवर्सिटी को चलाने वालों में से एक हूँ। तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल करवाना मेरे लिए 1 मिनट का काम है। ये सुनकर नौरीन का चेहरा जर्द पड़ गया, लेकिन उसने अपनी आंखों में खौफ नहीं आने दिया। तुम जो कर सकते हो कर लो, उसने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी दोस्त को हरासा नहीं करने दूंगी। चलो सारा। वो सारा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। असामत ने गुस्से से मुट्ठियां बींच ली। उसकी अना को बुरी तरह से ठेस पहुंची थी। तुमने ये अच्छा नहीं किया नौरीन, उसने बुलंद आवाज में धमकी दी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं वादा करता हूँ तुम इस बहादुरी पर पछताओगी। नौरीन रुकी नहीं। वो सारा को लेकर सीधी चली गई। सैतून के पीछे खड़े जिया ने ये सब देखा। उसके चेहरे पर मिले जुले तासुरात थे। वो इस लड़की की हिम्मत पर हैरान था, लेकिन साथ ही असामत की धमकी से परेशान भी था। वो जानता था कि असामत जैसे लोग अपनी तौहीन आसानी से नहीं बोलते। ये लड़की हर बार गलत लोगों से पंगा लेती है। वो बुड़बुड़ाया। उसका दिल चाहा कि जाकर असामत को सबक सिखाए, लेकिन वो अपनी शनाख्त जाहिर नहीं कर सकता था। उसका मिशन ज्यादा अहम था। वो खामोशी से वहां से हट गया, लेकिन उसका दिमाग नौरीन के गिर्द मंडलाते नए खतरे पर मरकूज हो चुका था। उसे एहसास हो रहा था कि इस लापरवाह तालिब इल्म के नकाब के पीछे छुपा एजेंट इस असूल परस्त लड़की की तरफ खींचता जा रहा है, जो उसके मिशन और उसके दिल दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। असामत की धमकी के बाद नौरीन मोहतात हो गई। वो कोशिश करती थी कि शाम होने से पहले हॉस्टल पहुंचे और अकेले सफर न करे, लेकिन एक शाम उसे लाइब्रेरी में एक अहम असाइनमेंट मुकम्मल करते हुए देर हो गई। जब वो बाहर निकली तो कैंपस के रास्ते तकरीबन सुनसान हो चुके थे। उसने तेज तेज कदम उठाए, अभी यूनिवर्सिटी के पुराने स्पोर्ट्स कैंपस के पास से गुजरी ही थी, जो एक वीरान इलाका था, कि किसी ने उसका नाम पुकारा। कहाँ जा रही हो मिस बहादुर? लॉरीन का दिल डूब गया। असामत अपने 4 दोस्तों के साथ अंधेरे में से नमूदार हुआ। उनके चेहरों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लॉरीन ने पीछे हटते हुए कहा, देखो असामत, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। कुछ नहीं बिगाड़ा? असामत गुस्से से चिल्लाया। तुमने पूरे कॉरिडोर में मेरी बेइज्जती की थी। आज तुम्हारी रैगिंग होगी। एक लड़के ने कैंपस के जंग आलूद गेट की तरफ इशारा किया। वहां पुराने स्टोर रूम में। हमें तुम्हें रात भर के लिए बंद कर देंगे। सुबह तक तुम्हारे सारे असूल तुम्हें याद आ जाएंगे। स्टोर रूम का दरवाजा, इस रूम का ख्याल ही खौफनाक था। नरीन की आंखों में हकीकी खौफ उभरा। नहीं प्लीज, उसकी आवाज काम की। ऐसा मत करो, मैं माफी मांगती हूँ। बहुत देर हो चुकी है। असामत ने अपने दोस्तों को इशारा किया। पकड़ो उसे। 2 लड़के उसकी तरफ बढ़े। नरीन ने आंखें बंद कर दी। उसे हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। ये आवाज इतनी गैर मुतवक्का और सर्द थी कि सब अपनी जगह जम गए। उसे आपने मखसूस लापरवाह अंदाज में, लेकिन आंखों में बर्फानी सर्दी लिए उनके सामने खड़ा था। वो वहां कैसे पहुंचा किसी को मालूम ना हुआ। लॉरीन ने आंखें खोली। एक लम्हे के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। वो खौफ, राहत और उलझन के मिले जुले तासुरात के था। भाग कर जया के पास की और उसके बेकदार मदद के लिए उसका बाजू पकड़ लिया। जया ये लोग जया ने एक लम्हे के लिए नौरीन को अपने बाजू पर देख हाथ को अपने बाजू पर देखा, फिर उसकी नजरें असामत पर जम गई। असामत, उसने सुकून से कहा, मुझे लगा था कि तुम कॉरिडोर वाली बात के बाद समझदार हो गए होगे।
सामत जो ज़िया की दौलत और असर रसूख से वाकिफ था थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसके दोस्तों के सामने बेइज्जती का खौफ गालिब आ गया। ज़िया, तुम इस लड़की के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? ये हमारा मामला है, तुम यहाँ से चले जाओ। ज़िया मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में मुस्कुराहट नहीं थी। ये मेरा मामला था जब तुमने इसे डराया। उसे नवीन का बाजू थामते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम सब खामोशी से यहाँ से चले जाओ, या फिर मैं कल सुबह तुम्हारे वालिद को फोन करके बताऊंगा कि उनका बेटा यूनिवर्सिटी में लड़कियों का अगवा करके बंद करने का शौक रखता है। ये धमकी कारगर साबित हुई। सामत जानता था कि ज़िया के वालिद उसके वालिद से कहीं ज्यादा बाअसर है। तुम ठीक नहीं कर रहे हो ज़िया। असामत ने गुस्से से कहा, मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। ज़िया ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया, अब जाओ। असामत ने नौरीन को गुस्से से घूरा, फिर अपने दोस्तों को इशारा किया और वो सब बुड़बुड़ाते हुए वहां से चले गए। जैसे ही वो गए, नौरीन की टांगों में जैसे जान निकल गई। वो अब भी ज़िया का बाजू थामे हुए थी। ज़िया ने उसकी तरफ देखा, छोड़ोगी मुझे या यहीं खड़े रहने का इरादा है? नौरीन ने शर्मिंदगी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वो, मैं, शुक्रिया। ज़िया ने उसे सर से पांव तक देखा। तुम्हारे असूल तुम्हें हर बार मुसीबत में डाल देते हैं, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? नौरीन ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी तक कांप रही थी। ज़िया ने गहरा सांस लिया। उसका लहजा नरम हो गया। चलो तुम्हें हॉस्टल छोड़ दो, इससे पहले कोई और असूल परस्त शिकारी आ जाए। वो चल पड़ा, लेकिन इस बार वो इससे आगे नहीं बल्कि उसके साथ साथ चल रहा था। अगले दिन नौरीन का ज़िया के बारे में तासुर मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो अब मगरूर अमीर ज़्यादा नहीं रहा था। वो एक मुहाफिज, चाहे वो कितना ही अजीब क्यों ना हो, उसके बारे में जानना चाहती थी। उसने उसे कैफेटेरिया में अकेले बैठे देखा, जो एक गैर मामूली बात थी। उसने हिम्मत जमा की और उसकी मेज पर जाकर बैठ गई। ज़िया ने चौंक कर अपने फोन से नजरें उठाई। वाह, आज तो लगता है जल्जल आएगा। मिस डोरीन खुद मेरी मेज पर तशरीफ लाई है। डोरीन ने उसके तंज को नजरअंदाज किया। मैं कल रात के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर आप ना होते तो तुम रात स्टोर रूम में गुजारती। ज़ियानस की बात काटी, और सुबह तक तुम्हें पता चल जाता कि असूलों से ज्यादा जरूरी सेफ्टी होती है। नौरीन ने उसे घूर कर देखा। आप हर वक्त ऐसे क्यों रहते हैं? कैसे? जियान ने दिलचस्पी से पूछा। कभी इतने अच्छे और कभी इतने नाकाबिले बर्दाश्त। नौरीन ने सच्चाई से कहा। जिया के होठों पर एक हकीकी मुस्कुराहट आई। मैं नाकाबिले बर्दाश्त नहीं हूँ, मैं हकीकत पसंद हूँ। तुम किताबी बातों में रहती हो, मैं असल दुनिया में जीता हूँ। तो आपकी असल दुनिया में लोगों की मदद करना भी शामिल है? नौरीन ने पूछा। सिर्फ तब जब मेरा मूड हो, जिया ने लापरवाही से कहा। नौरीन को उसके इस अंदाज पर गुस्सा आने की बजाय हंसी आ गई। अब बहुत अजीब है, और तुम बहुत सादा। जिया ने जवाब दिया। तुम्हें लगता है कि असामत तुम्हें छोड़ देगा? नौरीन का चेहरा संजीदा हो गया। मुझे नहीं मालूम, वो नहीं छोड़ेगा। जिया ने कहा, इससे दूर रहना। आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? नौरीन ने बराह रास्त उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। जिया एक लम्हे के लिए सवाल पर लटका। उसकी आंखों में उलझ गया। मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है। उसने फौरन अपना नकाब वापस ओढ़ा। मैं बस ड्रामा पसंद नहीं करता, और तुम जहाँ होती हो वहां ड्रामा खुद ब खुद पहुंच जाता है। वो उठ खड़ा हुआ। वैसे तुम्हारी कॉफी अभी तक उदार है, याद रखना। वो जाने के लिए मुड़ा। जिया, नौरीन ने पुकारा और रुका। कॉफी पीते हैं? नौरीन ने हिम्मत करके कहा। जिया ने मुड़कर नहीं देखा था, लेकिन उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। देखते हैं। वो चला गया और नौरीन उसे जाते हुए देखती रहेगी। उसका दिल अजीब सी उलझन और एक नई अनजानी खुशी से भर गया। अगली दोपहर नौरीन ने जिया को कैफेटेरिया की उसी कोने वाली मेज पर तन्हा बैठे देखा। वो गहरी सोच में गुम था और अपने सामने रखी कॉफी को घूर रहा था। नौरीन ने हिम्मत जमा की, काउंटर से ब्लैक कॉफी खरीदी और सीधी उसकी मेज पर चले गई। ये लीजिए। उसे कॉफी उसके सामने रखते हुए कहा, आपका उधार। जिया ने चौंक कर सर उठाया, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। उसे देखकर उसके चेहरे के तासुरात नरम पड़े। तुम्हें क्या पता मैं यहाँ मिलूंगा? उसने पूछा। आप हमेशा यहीं बैठे होते हैं। नौरीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इजाजत लिए बगैर उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। जब आपको लोगों से बचना होता है। जिया ने कॉफी का घूंट पड़ा। तो तुमने मुझे पढ़ना शुरू कर दिया? इस असूल परस्त कोशिश कर रही हूँ। नौरीन ने संजीदगी से कहा, लेकिन आप एक मुश्किल किताब की तरह है, जिसका कवर कुछ और कहता है और अंदर की कहानी कुछ और। जियाज के इस तजर्बे पर एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। ये लड़की उसकी दिफाई हिसार के बहुत करीब आ रही थी। ज्यादा मत सोचो, उसने अपना लापरवाह अंदाज अपनाते हुए कहा। कुछ किताबें सिर्फ टाइम पास के लिए होती हैं और कुछ लोगों को बचाने के लिए। नौरीन ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, जैसे आपने मुझे बचाया? वो बस मैं वहां मौजूद था। जिया ने नजरें चुराते हुए कहा, आपका फिर से शुक्रिया। नौरीन ने धीमे लहजे में कहा, अगरचे आपका शुक्रिया अदा करना भी एक अजीब तजर्बा है।
आपसे इसे इतनी बुरी तरह रज्जू कर देते हैं। उसकी बात पर ज़िया के लोगों पर एक हल्की-सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि मुझे शुक्रिया की आदत नहीं है, उसने कहा। मुझे महँगी गाड़ियों वाले मगरूर लड़कों से मदद लेने की आदत नहीं है। नौरीन ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। उनकी इस हल्की-फुल्की नोक-झोंक में एक अनजाना-सा रिश्ता पनप रहा था। वो दोनों जो मुख्तलिफ दुनियाओं के बासी थे, इस कैफेटेरिया की मेज़ पर एक-दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे। "आप इतनी अकेली क्यों रहते हैं, ज़िया?" नौरीन ने चौंक कर पूछा। "आपके दोस्त हैं, आप इतने मकबूल हैं, फिर भी आप अकेले रहते हैं?" ज़िया का चेहरा फिर से संजीदा हो गया। "कभी-कभी रश में भी इंसान अकेला होता है नौरीन, और मुझे अपना काम करने के लिए सुकून चाहिए।" "क्या काम?" उसने मासूमियत से पूछा। "अपने वालिद वालिद के पैसे उड़ाने का काम?" ज़िया को उसका तंज बुरा लगने की वजह अच्छा लगा। "हाँ।" उसने हंसते हुए कहा, "ये बहुत मुश्किल काम है, इसमें बहुत मेहनत लगती है।" नौरीन ने भी हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर ज़िया एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गया। मिशन, खतरा और अपनी असलियत। वो सिर्फ इस मासूम चेहरे को देखता रहा। उस रात ज़िया का अपार्टमेंट किसी तालिब इल्म का फ्लैट नहीं लग रहा था। वो एक हाई टेक कंट्रोल सेंट्रल का मंजर पेश कर रहा था। दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी कैमरों की फुटेज, बैंक ट्रांसैक्शंस और इनक्रप्ट डाटा फ्लो चल रहा था। ज़िया अपने मिशन गियर में मेज पर झुका हुआ था और उसके सामने प्रोफेसर अवैध और अरसलान की फाइलें खुली थी। वो लोग सिर्फ तलबा का डाटा नहीं चुरा रहे थे, वो अपने हेडक्वार्टर से एक महफूज लाइन पर बात कर रहे थे। वीडियो फ्यूचर इंश्योर्ड को नए ज़हीन हैकर्स भर्ती करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। एक साइबर क्राइम का घड़ा बन चुका था। उसने एक फाइल खोली, उसमें तमाम तलबा का डाटा था जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। "मुझे इनकी मरकजी शर्त तक रसाई चाहिए," उसने कहा। काम खत्म करके उसने सिस्टम बंद किया। रात के 3 बज रहे थे। उसने थक कर सोफे पर सर टिकाया। अपार्टमेंट में मुकम्मल खामोशी थी, लेकिन उसके दिमाग में शोर था। उसके ज़हन मिशन के खतरात से हटकर नौरीन की तरफ चला गया। उसकी हंसी, उसके सवालात, उसकी बहादुरी। "आप एक मुश्किल किताब की तरह है।" ज़िया ने आंखें खोली और मुट्ठियां भींच ली। "ये गुलशार है," उसने खुद को सख्ती से झिंझोड़ा। उसका मिशन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो जानता था कि ये सच नहीं है। वो उस लड़की की तरफ खिंच रहा था, और ये खिंचाव उसके मिशन के लिए जहर साबित हो सकता था। एक एजेंट के लिए जज्बात सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं। वो मेरी वजह से खतरे में पड़ सकती है, उसने सोचा। मुझे उससे दूर रहना होगा। उसने फैसला कर लिया कि वो कल से नौरीन से कोई राब्ता नहीं रखेगा। अगली सुबह नौरीन कैंपस में बहुत खुशगवार मूड में थी। उसकी दोस्त सारा भागती हुई उसके पास आई। "नौरीन, नौरीन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है।" सारा जोश से चिल्ला रही थी। "क्या हुआ?" नौरीन ने हंसते हुए पूछा। "लॉटरी निकल आई है क्या?" "इससे भी बेहतर।" सारा ने उसे एक कागज दिखाया। "मेरा ई फ्यूचर एनीशिएट प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू क्लियर हो गया। प्रोफेसर उबैद ने मुझे खुद मुंतखब किया है।" "प्रोफेसर उबैद?" "वही, इंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। हाँ, ये मेरी जिंदगी बदल देगा।" सारा ने खुशी से कहा। मुझे उनकी खास टीम में शामिल किया जा रहा है।" अरसाद, जो इनका मेन असिस्टेंट था, कह रहा था कि वो मुझे एक बड़े प्रोजेक्ट में लगाएंगे। नौरीन को प्रोफेसर उबैद और उसके असिस्टेंट अरसलान के बारे में हमेशा से अजीब से शुबहात थे। हद से ज्यादा दोस्ताना और पुरस्कार लगते थे। "सारा, क्या ये महफूज है?" नौरीन ने मुख्तात लहजे में पूछा। "मैंने सुना है।" "अरे तुम भी ना।" सारा ने इसकी बात काटी। "हमेशा मुनफी सोचती हूँ। ये यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, तुम बस मेरे लिए खुश हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ।" नौरीन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। सारा से गले लगाकर चली गई। नौरीन वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ बैठ गया। कुछ फासले पर ज़िया अपनी गाड़ी के पास खड़ा ही सब देख रहा था। उसके कान में लगी छोटी सी डिवाइस ने सारा की सारी गुफ्तगू उस तक पहुंचा दी थी। उसका चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उन्होंने सारा को भर्ती कर लिया। उसने धीमी आवाज में कहा। सारा की सबसे करीबी दोस्त, उसे एहसास हो गया कि उसका नौरीन से दूर रहने का फैसला अब नामुमकिन था। खतरा अब उसकी सोच से भी ज्यादा नौरीन के करीब आ चुका था। ई फ्यूचर इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए एक हफ्ते बाद नौरीन ने सारा के रवैये में एक वाज़ह तब्दीली महसूस की। वो हर वक्त घबराई हुई और खामोश रहने लगी। उसने नौरीन से मिलना जुलना भी कम कर दिया। एक शाम नौरीन की सादा कैंपस की मरकजी कंप्यूटर लैब में मिली। वो एक कोने में वाले में टर्मिनल में बैठी थी और इसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। "सारा, तुम ठीक हो?" नौरीन ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। सारा बुरी तरह उछल पड़ी, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद से जगा दिया हो। "नौरीन, तुम?" उसने जल्दी से मॉनिटर से खुली खिड़की को बंद करने की कोशिश की। "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" "मैं तुमसे मिलने आई थी," नौरीन ने उसकी घबराहट को भांपते हुए कहा। "तुम मुझसे बच क्यों रही हो? क्या हुआ है?" सारा की आंखों में आंसू आ गए। "मुझे बहुत डर लग रहा है नौरीन।
उसने सरगोशी में कहा और आसपास देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। किस बात से? नौरीन ने तशवीश से पूछा। इस प्रोग्राम की वजह से। सारा ने इस बात में सर हिलाया। ये वो नहीं है जो मैं समझ रही थी। क्या मतलब? सारा थोड़ा आगे झुकी। प्रोफेसर उबैद और अरसलान मुझसे अजीब काम करवा रहे हैं। वो इसे डेटा एनालिसिस कहते हैं, लेकिन ये वो नहीं है। तो फिर क्या है? नौरीन ने दबाव डाला। सारा ने लड़ती हुई आवाज में बताया। वो मुझसे यूनिवर्सिटी के फाइनेंस सर्वर्स तक रसाई हासिल करवा रहे हैं। वो मुझे कुछ घोस्ट अकाउंट्स में तब्दीलियां करने को कहते हैं। नौरीन, मुझे लगता है कि मुझे लगता है वो पैसे चुरा रहे हैं। नौरीन साकित रह गई। क्या तुम्हें यकीन है? कल मैंने गलती से एक फाइल खोली जो मुझे नहीं खोलनी चाहिए थी। सारा ने रोते हुए कहा। उसमें उसमें कुछ तलबा के नाम थे जिनका यूनिवर्सिटी में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये सब जाली है। असलान ने मुझे देख लिया और मुझे सख्त वार्निंग दी कि मैं अपने काम से काम रखूं। नौरीन, वो लोग खतरनाक हैं। नौरीन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसकी दोस्त शदीद खतरे में थी। वो फाइलें कहाँ है? नौरीन ने मजबूत लहजे में पूछा। क्या तुम उन्हें दोबारा खोल सकती हो? सारा ने खौफ से नफी में सर लाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हर चीज पर नजर रखते हैं। अगर उन्हें पता चल गया। सारा, मेरी बात सुनो। नौरीन ने उसके हाथ थामे। अगर तुम इसमें फंसी रही तो तुम्हें कुर्बानी का बकरा बना देंगे। हमें सबूत की जरूरत है। हमें ये फाइलें यहाँ से निकालनी होंगी। हम ये कैसे कर सकते हैं? सारा ने बेबसी से पूछा। नौरीन ने अपने बैग से एक छोटी सी यूएसबी निकाली। अपने अकाउंट से लॉगिन करो। नौरीन ने हुक्म दिया। फाइलें खोलो, मैंने कॉपी करूंगी। नौरीन, ये पागलपन है, हम पकड़े जाएंगे। सारा ने इल्तजा की। हम वैसे भी खतरे में हैं। नौरीन ने फैसला कुन लहजे में कहा। अभी करो। सारा ने कांपते हुए हाथों से लॉगिन किया। तेजी से उन मशकूक फाइलों को खोला। नौरीन ने यूएसबी लगाई और फाइलें कॉपी करना शुरू कर दी। जल्दी जल्दी। नौरीन मॉनिटर पर तेजी से बढ़ती प्रोग्रेस बार को देखते हुए बुड़बुड़ाई। एन उसी लम्हे डॉक्टर प्रोफेसर उबैद अपने दफ्तर में अरसलान के साथ बैठा था। अचानक उनके लैपटॉप पर एक सुर्ख अलर्ट चमका। पीप पीप किया हुआ। अरसलान ने पूछा। प्रोफेसर उबैद ने स्क्रीन पर देखा। इसका चेहरा सख्त हो गया। कोई हमारे हसास डाटा तक रसाई हासिल कर रहा है। उसने गुस्से से कहा। कौन? प्रोफेसर उबैद ने चंद कीज दबाई। लॉगिन। सारा अहमद। मकान कंप्यूटर नंबर 3। अरसलान खड़ा हो गया। वो लड़की, मुझे उस पर शक था। वो अकेली नहीं हो सकती। प्रोफेसर उबैद ने कहा। उसकी दोस्त, वो सूरप्रस्त लड़की नौरीन। उसे फिर उठाया। लैब 3 को घेर लो। जो भी हुआ उसे पकड़ो। और वो यूएसपी मुझे चाहिए इसी वक्त। शहर की दूसरी तरफ जिया ने अपने पेंट हाउस के कंट्रोल सेंटर में था। इसकी स्क्रीनों पर यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का नक्शा फैला था। वो प्रोफेसर उबैद की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए था। अचानक उसकी स्क्रीन पर भी वही सुर्ख अलर्ट नमूदार हुआ। सिस्टम ब्रीच, लैब 3। साहब फौरन सीधा होकर बैठ गया। सारा अहमद। उसने तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाई। उसने यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी कैमरों का सिस्टम हैक किया। लैब 3 का कैमरा लाइव हुआ। उसने वो देखा जो उसकी सांसें रुक गई। नौरीन टर्मिनल पर झुकी हुई थी जबकि सारा घबराहट में दरवाजे की तरफ देख रही थी। कॉपी हो गया। नौरीन ने खुशी से कहा और यूएसबी निकाली। अब चलो यहाँ से। सारा ने उसे खींचा। जान अपनी हेड सीट पर उसकी आवाज सुनी जो उसने लैब में पहले से नस्ब माइक्रोफोन से हासिल की थी। नहीं सिया, अपने मोनीटर पर चौंका। तुमने ये क्या कर दिया नौरीन? उसने फौरन उबैद की नेटवर्क ट्रैफिक को चेक किया। वो देख सकता था कि उबैद ने अपने आदमियों को मुतहरिक कर दिया है। वो लैब से बाहर निकलने से पहले पकड़ी जाएंगी। जिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक एजेंट के तौर पर उसे खामोश रहना चाहिए था और मिशन को खतरे में नहीं डालना चाहिए था। लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाला चेहरा सिर्फ एक सिविलियन का नहीं था। वो नरीन थी। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। मिशन और जज्बात की जंग में इस बार जज्बात जीत रहे थे। वो उठा, अपनी जैकेट पकड़ी और दरवाजे की तरफ भागा। उसके पास वक्त बहुत कम था। उसे नौरीन को उबैद के आदमियों से पहुंचने से पहले वहां से निकालना था। भागो सारा, जल्दी। नौरीन ने यूएसपी अपनी जेब में डालते हुए सारा का हाथ पकड़ा। जैसे वो लैब के दरवाजे से बाहर निकली उन्हें कॉरिडोर के आखिर से भारी कदमों की आवाजें सुनाई दी। प्रोफेसर उबैद के आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। नहीं, सारा की आंखें में वहशत उतर गई। नौरीन, हम पकड़े गए। इससे पहले कि वो कोई फैसला कर पाती, एक बाजू ने उन्हें अपने करीब के एक खाली क्लासरूम में खींच लिया और दरवाजा बंद कर दिया। एक लफ्ज नहीं। अंधेरे में उन्हें एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। ये जिया था। वो दोनों सांस रोके खड़ी रही। बाहर से कदमों की आवाज गुजर गई। तुम दोनों? जिया ने गुस्से से भरे धीमे लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है? क्लासरूम के शीशे से आधी चांद की हल्की सी रोशनी में नौरीन ने उसका चेहरा देखा। वो गुस्से में था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी परेशानी भी थी। जिया, आप? नौरीन ने हैरत से कहा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
मैं प्रोफेसर उबैद के दफ्तर के पास से गुजर रहा था। ज़िया ने फौरन एक कहानी गढ़ी जो आधा सच था। मैंने उसे फ़ोन चलाते हुए सुना कि कंप्यूटर लैब में उन लड़कियों को पकड़ो। मुझे लगा तुम लोग किसी मुसीबत में हो। सारा जब तक सदमे में थी बोली, इसका मतलब उन्हें पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। ज़िया ने सख्ती से कहा, और अब वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये यूएसपी कहाँ है? नौरीन ने हिफाजती अंदाज में अपनी जेब पर हाथ रखा। वो मेरे पास है, उसमें सारे सबूत हैं। तुम पागल हो नौरीन? ज़िया ने उसके करीब आते हुए कहा, ये सबूत तुम्हारी जान ले सकते हैं, लेकिन हम सच सामने लाना चाहते थे। नौरीन ने बहस किया, सच? ज़िया ने तल्खी से कहा, कभी कभी सच की कीमत बहुत ज्यादा होती है। फिर दरवाजे से झांका, रास्ता साफ है, सीधा हॉस्टल जाओ, किसी से बात मत करना, और इस यूएसपी को सबसे महफूज जगह छुपा दो। सुबह होने से पहले कोई कदम मत उठाना, समझी तुम? नौरीन ने उसकी आंखों में देखा, वो उसे हुक्म दे रहा था, और नौरीन को बिना किसी वजह के उस पर एतबार आ रहा था। ठीक है, उसे सर हिलाया। चलो अब जाओ। ज़ाया ने धकेला। वो तेजी से हॉस्टल की तरफ भागी। जा वही अंधेरे में खड़ा उन्हें चाहते हुए देखता रहा। ये लड़की मेरे मिशन को बर्बाद कर देगी, उसने मुठ्ठियां बीचते हुए कहा, और खुद को भी। हॉस्टल के कमरे में पहुंचकर नौरीन और सारा ने दरवाजा लॉक कर लिया। सारा खौफ से रो रही थी। नौरीन, अब क्या होगा? सारा ने कांपती हुई आवाज में पूछा। प्रोफेसर उबैद जानता था कि ये मैंने किया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। कुछ नहीं होगा सारा। नौरीन ने उसे तसल्ली दी, अगरचे उसका अपना दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था। ये यूएसपी हमारे पास है, कल सुबह हम इसे पुलिस को के पास ले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सारा इतनी खौफजदा थी कि नौरीन ने उसे अपने ही कमरे में रहने को कहा। रात गहरी हो चुकी थी। सारा थक कर सो गई, लेकिन नौरीन की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो बिस्तर पर बैठी छोटी सी यूएसपी को घूर रही थी, मगर उसका दिमाग यूएसपी या प्रोफेसर उबैद में नहीं अटका था। वो जिया के बारे में सोच रही थी। वो हर बार कैसे पहुंच जाता था? उसने खुद से सरगोशी की, जब उसे लाइब्रेरी में किताब की जरूरत थी, जब लड़कों ने उसे तंग किया, जब असामत ने उसे घेरा, और आज जब उसकी जान खतरे में थी। हर बार जिया एक गैर मुतवक्का मुहाफिज की तरह वहां मौजूद था। वो मगरूर लापरवाह लड़का जो असूलों का मजाक उड़ाता था, खुद बार बार उसे बचाने के लिए अपने रास्ते से हट रहा था। अब एक मुश्किल किताब की तरह उसे अपने अल्फाज याद आए। उसे एहसास हुआ कि उसका दिल इस मुश्किल किताब को समझने लगा था। उसकी सख्ती के पीछे छुपी परवाह उसे नजर आने लगी थी। नहीं, जितना बुरा दिखने की वो कोशिश करता है इतना है नहीं। उसके लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आई। उसे एहसास हुआ कि उसके दिल में अजीब पुरस्कार शख्स के लिए शुक्रगुजारी से बढ़कर कुछ था। ये गहरा गर्म एहसास था। कल उसने फैसला किया, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं इससे बात करूंगी। मैं इससे पूछूंगी कि वो मेरी इतनी परवाह क्यों करता है। इससे पहले कि वो अपनी सोचों में मजीद गुम होती, हॉस्टल के बाहर सड़क पर एक गाड़ी रुकने की धीमी आवाज आई। नौरीन, जो पहले ही चौंकना थी, उठकर खड़ी हो गई। उसे पर्दा हटाकर नीचे झांका। एक स्याह वैन हॉस्टल के गेट के बिल्कुल बाहर अंधेरे में खड़ी थी। उसका दिल डूब गया। इससे पहले कि वो सारा को जगाती, उसके हॉस्टल के कमरे का दरवाजा एक जोरदार धक्के से खुला। असलान अपने दो नकाबपोश आदमियों के साथ अंदर दाखिल हुआ। हमें पता था तुम यही मिलोगी, अरसान ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। सारा चीख मार के उठकर बैठी। यूएसबी कहाँ है? अरसान ने नूरीन की तरफ बढ़ते हुए पूछा। नूरीन ने यूएसबी को मजबूती से अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी, उसने जवाब दिया। उस आदमी ने सारा को पकड़ा, जबकि दूसरे ने नूरीन को दबोच लिया। उन्होंने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी खोली और यूएसबी छीन ली। इसे ले चलो, अरसान ने हुक्म दिया। प्रोफेसर उबैद इससे खुद बात करना चाहते हैं। नहीं, छोड़ो मुझे, बचाओ। नौरीन चीखती रही, लेकिन उसे घसीटते कमरे से बाहर ले गए और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरते वैन में फेंक दिया। सड़क के पार थोड़े फासले पर एक चमकती स्पोर्ट्स कार अंधेरे में छुपी खड़ी थी। जहाँ हॉस्टल पर नजर रखे हुए था, उसे मालूम था कि उबैद इतनी आसानी से हार नहीं मारेगा। उसने नौरीन को अगवा होते हुए देखा। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए वहशत दौड़ी, लेकिन फौरन ही उसकी जगह फौलादी इरादे ने ली। एजेंट ज़ियाउल हक टू हेडक्वार्टर। उसने अपनी घड़ी में छुपे माइक पर सरगोशी की। हॉस्टेज को अगवा कर लिया गया है, मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। ट्रेकर फाल है, बैकअप पेज है, अंदर जा रहा हूँ। उसने अपनी कार का इंजन स्टार्ट किया। आवाज इतनी धीमी थी कि किसी को पता न चला। उसकी नजरें उस स्याह वैन पर जमी हुई थी जो तेजी से रात की तारीकी में गुम हो गई थी। तुम्हारा खेल खत्म प्रोफेसर। उसने गाड़ी गियर में डाली और फासला रखते हुए वैन का पीछा करना शुरू कर दिया। उसका मिशन और उसकी जिंदगी दोनों अब एक ही नुक्ते पर मरकूज हो चुके थे। शहर से दूर एक वीरान सनती इलाके में वाकई गोदाम के अंदर खूब अंधेरा था। नौरीन को एक कुर्सी पर मजबूती से बांध दिया गया था। उसके सामने प्रोफेसर उबैद और अरसलान खड़े थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौरीन?
प्रोफेसर उबैद की आवाज गोदाम में गूंजी। उसकी शफकत का नकाब उतर चुका था। हमने तुम्हें एक ज़हीन तलबा समझा और तुम चोर निकली। नौरीन खौफजदा हो गई, लेकिन उसने अपनी आवाज को कांपने नहीं दिया। चोर आप लोग हैं, उसने हिम्मत से जवाब दिया। अब यूनिवर्सिटी के नाम पर तलबा को धोखा दे रहे हैं। अरसलान ने कहका लगाया, इसे देखो, अभी भी असूलों पर अड़ी है। वो आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर यूएसपी लहराई। तुम्हें क्या लगा तुम ये डाटा पुलिस को दे दोगी? अब बताओ, तुम्हारे साथ और कौन मिला है? मैं अकेली हूँ। नौरीन ने झूठ बोला। अकेली? प्रोफेसर उबैद हंसा। तुम्हें क्या लगता है वो अमीर ज्यादा ज्यादा तुम्हें बचाने आएगा? वो तो शायद अभी तक मुल्क छोड़कर भी जा चुका होगा। वो तो सिर्फ अपनी पार्टियों से मतलब है। नौरीन का दिल एक लम्हे के लिए डूबा। क्या जिया वाकई वैसा ही था? क्या उसकी परवाह सिर्फ एक दिखावा थी? उसे बता दो कि तुमने डाटा कहाँ कहाँ भेजा है। प्रोफेसर उबैद ने अरसलान को इशारा किया, वरना तुम्हारी दोस्त सारा को भी यही ले आएंगे। ये सुनकर नौरीन की आंखों में वहशत दौड़ गई। ये सारा को कुछ मत कहना। तो फिर अरसलान चिल्लाया। धड़ाम। गोदाम का मरकजी धाती दरवाजा एक जोरदार धमाके से टूटकर अंदर गिरा। धुआं और गिर्द के बादल में से एक साया नमदार हुआ। इससे पहले कि मुहाफिज संभल पाते, वो साया नाकाबिले यकीन तेजी से हरकत में आया। तो ज़िया था, लेकिन ये वो ज़िया नहीं था जिसे नौरीन जानती थी। उसे लापरवाह तालिब इल्म का लुबादा उतार फेंका था। वो सर से पांव तक सा टैक्टिकल गियर में मलबूस था। उसका चेहरा जज्बात से आरी था और उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी सर्द जंग थी। कौन हो तुम? एक मुहाफिज? वो उसकी तरफ पड़ा। ज़िया ने एक लम्हे के लिए उसे बाजू से पकड़कर घुमाया और उसे दूसरे मुहाफिज पर दे मारा। उसकी हरकत एक माहिर जंगजू की थी। वो गोलियों से बचता मुहाफिजों को पलक झपकते बेबस करता हुआ आगे बढ़ रहा था। नौरीन अपनी कुर्सी पर जमी आंखें फाड़े ये सब देख रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। ये ज़िया नहीं हो सकता। वो अमीर, सुस्त और बदतमीज ज़िया जो कॉफी के एक कप पर उससे बहस करता था, इस तरह नहीं लड़ सकता। ये कौन है? वो बेख्तियार सरगोशी में बोली। चंद ही लम्हों में ज़िया ने तमाम मुहावजों को ढेर कर दिया और अब वो मरकजी मंजिल पर खड़ा था। उसके और प्रोफेसर उबैद के दरमियान सिर्फ चंद कदमों का फासला था। प्रोफेसर उबैद जो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, हवास भागता हो गया। उसे तेजी से नौरीन को कुर्सी से घसीटा। उसे अपने सामने किया और उसकी कनपटी पर बंदूक तान दी। रुक जाओ प्रोफेसर उबैद। प्रोफेसर उबैद चीखा। एक कदम भी आगे बढ़ा तो ये लड़की मारी जाएगी। कौन हो तुम? पुलिस वाले हो? ज़िया रुक गया। उसकी नजरें प्रोफेसर उबैद के हाथ में पकड़ी बंदूक पर थी। फिर उसकी नजर नौरीन के खौफजदा चेहरे पर पड़ी। यही वो लम्हा था। ज़िया ने सुकून से अपना सर उठाया। उसकी आवाज गोदाम में गूंजी। सर दरवाजा। मेरा नाम एजेंट ज़ियाउल हक है। नौरीन का दिल जैसे धड़कना भूल गया। एजेंट? मैं खुफिया एजेंसी से हूँ। ज़िया ने प्रोफेसर उबैद को मुखातिब किया, लेकिन इसकी आंखों में नौरीन पर जमी थी। तुम्हारा साइबर क्राइम नेटवर्क प्रोफेसर उबैद अब खत्म हो चुका है। नौरीन ने बेयकीनी से सर हिलाया। नहीं, ये झूठ है। उसी लम्हे गोदाम के हर दरवाजे पर खिड़की और दरवाजा की टीम के कमांडोज अंदर दाखिल हुए। हथियार डाल दो। एजेंसी हरकत मत करना। हर तरफ से शोर, रोशनी और बूटों की आवाज थी। प्रोफेसर उबैद इस अचानक हमले से इंकशाफ पर इतना चौंका कि उसकी गिरफ्त नौरीन पर ढीली पड़ गई। जान उसी लम्हे का फायदा उठाया। वो जिपटा और प्रोफेसर का बंदूक वाला हाथ मोड़ा और नौरीन को उसकी गिरफ्त से आजाद करके एक तरफ धकेल दिया। कमांडोज ने फौरन प्रोफेसर उबैद, अरसलान और बाकी मंदा मुहाफिजों को घेर कर गिरफ्तार कर लिया। मिशन मुकम्मल हुआ सर। एक कमांडो ने ज़िया को सल्यूट किया। ज़िया ने उसे सर हिलाया और तेजी से नौरीन की तरफ मुड़ा, जो फर्श पर बैठी कांप रही थी। उसने जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और उसकी रस्सियों को काटकर उसे आजाद किया। नौरीन उठी और उसकी आंखों में सदमे और उलझन से बड़ी थी। उस शख्स को देख रही थी जो ज़िया नहीं, ज़िया था और वो नहीं भी था। तुम? उसकी आवाज कपकपा रही थी। तुम एक एजेंट हो? हाँ, ज़िया ने जवाब दिया। उसकी आवाज अब नरम थी। तो फिर वो सब? नौरीन की आंखों में आंसू आ गए। यूनिवर्सिटी, वो कैफेटेरिया की टक्कर, वो क्लासरूम की बहस, वो लाइब्रेरी, क्या वो सब झूठ था? क्या तुम सिर्फ अपना मिशन पूरा कर रहे थे? उसकी आवाज में तकलीफ थी। ज़ैन ने एक कदम उसके करीब किया। नौरीन, मेरी बात सुनो। जवाब दो मुझे, वो चीखी। ज़ैन ने उसके कंधों को उठाया। मेरी शिनाख्त जली थी नौरीन। मेरा लापरवाह तालिबान होना एक ड्रामा था, ये सच है। नौरीन ने दर्द से आंखें बंद कर ली। लेकिन ज़ैन उसका चेहरा ऊपर किया। जो मैंने तुम्हारे लिए महसूस किया, तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारी असूल, मेरा तुम्हारा तरफ खिंचाव, वो हकीकी था। ये तरफ इस तमाम अफरा तफरी, धोखे और खतरे के दरमियान नौरीन के लिए बहुत ज्यादा था। उसका सर घूमा। सदमे और खौफ और राहत की मिली जुली लहरों ने उसे मगलूब कर दिया। इससे पहले कि वो गिरती ज़िया से अपनी बाहों में थाम लिया। नौरीन, वो बेहोश हो चुकी थी। जब नौरीन की आंख खुली तो इसे जरासीम कश ओदियात की तेज बूने खुशामदीद का। उसकी नजरें धुंधली थी और सर में एक अजीब सा भारीपन था। उसने आंखें चिपक कर खुद को पहचानने की कोशिश की। वो हॉस्टल के कमरे में नहीं थी। वो ना ही इस खौफनाक गोदाम में। वो एक साफ सुथरे प्राइवेट अस्पताल के कमरे में थी।
नौरीन, तुम होश में आ गई? एक जानी पहचानी आवाज आई। उसने सर मोड़ा। सारा, जो पास ही कुर्सी पर बैठी थी, आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ भागी। सारा, तुम? नौरीन ने उठने की कोशिश की। तुम ठीक हो? वो लोग, अरसान, हम महफूज हैं। नौरीन, तारा ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। हम सब महफूज हैं। तभी नौरीन को सब कुछ याद आ गया। गोदाम, प्रोफेसर उबैद, बंदूक और जिया। वो जिया जो टैक्टिकल गियर में था, वो जिया। नौरीन की आवाज कपकपाई। क्या वो सच था? सारा ने गहरा सांस लिया। हाँ नौरीन, वो सब सच था, लेकिन वो एक लापरवाह तालिब इल्म था। नौरीन ने उलझन से कहा। वो कैसे? वो तालिब इल्म नहीं था। सारा ने नौरीन के हाथ थामे। नौरीन, वो शख्स जिससे तुम नफरत करती थी, वो एक कौमी हीरो है। वो एक खुफिया एजेंट है। पिछले 6 माह से इस यूनिवर्सिटी में अंडर कवर था, ताकि प्रोफेसर उबैद के नेटवर्क को बेनकाब कर सके। नौरीन ने साकित नजरों से सारा को देखा। सारा ने बात जारी रखी। जब हमें अगवा किया गया, तो ये एजेंट जिया ही था जिसने हमें एजेंसी को अलर्ट किया था। उसने अकेले इस गोदाम पर हमला किया और जब तक उसकी टीम पहुंची, उसने सबको काबू कर लिया था। उसने हम सबको बचाया। नौरीन, नौरीन ने आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग घूम रहा था। जिस शख्स को वो मगरूर और रसूलों से आरी समझती थी, वो एक मुल्क का मुहाफिज निकला। और जिस शख्स पर उसका दिल आना शुरू हुआ था, उसका तो कोई वजूद ही नहीं था। वो सिर्फ एक नकाब था, एक झूठ था। उसने मुझसे झूठ बोला। नौरीन ने तकलीफ से कहा। उसने हम सबकी जान बचाई है। सारा ने नरमी से जवाब दिया। कुछ हफ्तों बाद यूनिवर्सिटी में जिंदगी मामूल पर आ चुकी थी। प्रोफेसर उबैद और इस्लान की गिरफ्तारी की खबर यूनिवर्सिटी स्कैंडल के नाम से मशहूर हुई, लेकिन असल हकीकत साइबर क्राइम नेटवर्क को कौमी सलामती के पेश नज़र खुफिया रखा गया। स्टूडेंट्स के लिए वो सिर्फ माली फ्रॉड के मुजरिम थे। नौरीन अपनी क्लासों में वापस आ चुकी थी। सारा भी सदमे से बाहर आ रही थी, लेकिन नौरीन के लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो लाइब्रेरी जाती और उसकी नजरें बेख्तियार उस कोने वाली खिड़की की तरफ उठ जाती, जहां जिया उसे किताब के लिए तंग करता था। वो कैफेटेरिया जाती और उसे वो मेज खाली मिलती जहां वो अकेला बैठकर कॉफी पीता था। वो शख्स, एजेंट जियाउल हक, ऐसे गायब हुआ जिससे इसका कभी वजूद ही नहीं था। उसका बतूर तालिब इल्म सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी से मिटा दिया गया था। नौरीन अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज करने की कोशिश करती, लेकिन उसका दिल कहीं और अटका था। उससे नफरत करना चाहती थी कि उसने धोखा दिया, लेकिन वो इसके लिए अपने दिल में मौजूद नरम गोशी को मिटा ही नहीं पा रही थी। उसके आखिरी अल्फाज याद करती। मेरी शिनाख्त जली है, लेकिन मेरे जज्बात हकीकी थे। क्या ये भी मिशन का हिस्सा था, या उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जिसने गोदाम की अफरा तफरी में देखी थी? वो सवालात में घिरी हुई थी। उसी वक्त शहर के दूसरे सिरे पर एजेंसी के हेडक्वार्टर में जिया अपने यूनिफॉर्म में अपने सीनियर ऑफिसर के दफ्तर में खड़ा था। मेज पर मिशन ई फ्यूचर की फाइल कामयाब ठप्पे के साथ बंद पड़ी थी। बेहतरीन काम, एजेंट जिया, ऑफिसर ने संजीदगी से कहा। अपने नेटवर्क को खत्म कर दिया। शुक्रिया सर, जिया ने स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ऑफिसर ने उसे कुछ देर घूरा, लेकिन आपने आखिरी लम्हात में प्रोटोकॉल तोड़ा। आप अकेले अंदर गए, बैकअप का इंतजार किए बगैर। जिया खामोश रहा। उस सिविलियन लड़की नौरीन। ऑफिसर ने एक और फाइल खोली। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक वो आपके बहुत करीब आ गई थी। अब जज्बाती हो गए थे। एजेंट, वो खतरे में थी सर। जिया ने अपने लहजे को काबू में रखते हुए कहा। आपका काम मिशन मुकम्मल करना था, रिश्तों में उलझना नहीं। ऑफिसर ने सख्ती से कहा। मिशन खत्म हो चुका है। आप इस लड़की से या इस केस से मुतालिक किसी भी सिविलियन से दोबारा कोई रब्ता नहीं करेंगे। क्या मैं वाज़ेह हूँ? जिया ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। उसे गोदाम में नौरीन का तकलीफ से बड़ा चेहरा याद आया। लाउड एंड क्लियर क्लियर सर, उसे जवाब दिया। वो दफ्तर से बाहर निकल आया। उसका मिशन मुकम्मल हो गया था, लेकिन वो खुद को खाली महसूस कर रहा था। उसने मुल्क को तो बचा लिया था, लेकिन इस अमल में शायद खुद को कहीं खो दिया था। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ हफ्ते गुजर गए। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर उबैद के स्कैंडल के गिर्द बैठ चुकी थी। इम्तिहानात का शोर था और तलबा अपने मुस्तकबिल की फिक्र में थे। नौरीन भी उन्हीं तलबा में से एक थी। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर अपनी पढ़ाई में खर्च कर लिया था। वो सुबह लाइब्रेरी जाती और शाम को हॉस्टल लौट आती। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और अपनी क्लास में टॉप कर रही थी, लेकिन उसके दिल का सुकून कहीं खो गया था। एक दोपहर पढ़ाई से थककर वो चाय पीने के लिए कैफेटेरिया आया। रश कम था। उसकी नजर बेख्तियार उस कोने वाली मेज पर पड़ी। वो मेज अब हमेशा खाली रहती थी। वो अनजाने में इस मेज की तरफ बढ़ गई और उसी कुर्सी पर बैठ के जहां जिया बैठा करता था। उसे सब कुछ याद आ गया। उसकी पहली टक्कर, उसका तंजिया अंदाज, उसका कॉफी मांगना। तुम एक मुश्किल किताब की तरह हो। उसे अपने अल्फाज याद आए। वो किताब इतनी मुश्किल थी, जब खुली तो नौनीन उसे पढ़ ही ना सकी। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? सारा की आवाज ने उसे चौंका दिया। हाँ बैठो। नौरीन ने एक फीकी सी मुस्कुराहट दी। सारा ने उसके चेहरे पर उदासी देख ली। तुम फिर उसी के बारे में सोच रहे हो, है ना? नौरीन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली मेज को घूरती रही। नौरीन,
सारा ने नरमी से कहा, उसे भूल जाओ, वो एक एजेंट था। उसका काम झूठ बोलना है। हो सकता है उसने जो कुछ कहा वो सब सब झूठ हो। नौरीन ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, जिस तरह उसने मुझे गोदाम में देखा था जब उसने कहा कि उसके जज्बात हकीकी थे। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल रही थी। तो फिर वो कहा है? सारा ने हकीकत पसंदी से पूछा। उसे तुमसे राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की फिर? ये वो सवाल था जिसका नौरीन के पास भी कोई जवाब नहीं था। उसी वक्त एजेंसी के हेडक्वार्टर में एक कम रोशनी वाले ट्रेनिंग रूम में जिया अपनी जिस्मानी तरबियत की हदों को छू रहा था। पसीने में शराबूर वो पंचिंग बैग पर गुस्से से वार कर रहा था। तुम्हारा ध्यान बटा हुआ है एजेंट। उसके ऑफिसर कमांडो रिजवान दरवाजे पर खड़े से देख रहे थे। जिया रुक गया। उसने पंचिंग बैग पर सर टिकाए गहरे सांस से। माजरत सर, मिशन खत्म हो चुका है जिया, कमांडर रिजवान ने कहा, लेकिन तुम अब भी वहीं फंसे हुए। वो लड़की तुम्हारे दिमाग से पर सवार है। जिया ने मुड़कर उनका सामना किया। मैं प्रोटोकॉल चाहता हूँ सर, सिविलियन से कोई राब्ता नहीं। प्रोटोकॉल जानना और उस पर अमल करना दो अलग बातें हैं। कमांडर रिजवान उसके करीब आए। तुमने इस मिशन में एक बेहतरीन एजेंट की तरह काम किया, लेकिन आम इंसान की तरह महसूस किया। एजेंट आम इंसान नहीं होते जिया। मैं समझता हूँ सर। नहीं, तुम नहीं समझते। कमांडर ने कहा, तुम्हें अगले मिशन के लिए रिपोर्ट करना है, लेकिन जब तक तुम इस पिछले मिशन को अपने दिमाग से नहीं निकाल देते तुम एक खतरा हो, अपने लिए भी और एजेंसी के लिए भी। मुझे क्या करना होगा सर? जिया ने पूछा। उसे बोलना होगा, कमांडर ने सख्ती से कहा। वो लड़की अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। उसकी ग्रेजुएशन होने वाली है। वो अपनी दुनिया में खुश है। तुम अपनी दुनिया में वापस आ जाओ कमांडर। रिजवान चले गए। जिया वहीं खड़ा रह गया। ग्रेजुएशन? उसे सरगोशी में दौड़ाया। वो अपने लॉकर रूम में गया। उसे अपना लॉकर खोला जहां उसके मिशन की फाइल पड़ी थी। उसे फाइल खोली। आखिरी सफर पे एक छोटी सी तस्वीर थी जो उन्होंने निगरानी के दौरान खींची थी। लॉरेन लाइब्रेरी से निकलते किसी बात पर हंस रही थी। वो तस्वीर देखता रहा। उसका दिल उसके फर्ज और उसके जज्बात के दरमियान बटा हुआ था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। फाइनल इम्तिहान खत्म हो चुके थे। आज यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन डे था। नौरीन नीले ग्रेजुएशन गाउन और कैब में दूसरी लड़कियों के साथ हॉल में बैठी थी। उसका नाम पिकअप पुकारा गया। उसे एजाज के तौर पर डिग्री दी गई। हाल तालियों से गूंज उठा। सारा ने उसे जोर से गले लगाया। हमने कर लिया नौरीन। सारा खुशी से चीखी। नौरीन मुस्कुरा रही थी लेकिन उसकी आंखें भीग गई। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, मगर वो उदास थी। उसकी नजरें हॉल दरवाजे पर जमी थी, जैसे वो अब भी किसी मुआवजे की मुंतजिर हो। लेकिन कोई नहीं आया। ग्रेजुएशन की तकरीब खत्म हुई। सबने अपने अपने घर वालों के साथ खुशियां मना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे। नौरीन अकेली हजूम से निकल आई। वो कैंपस में आखिरी बार घूम रही थी। वो कैफेटेरिया के पास से गुजरी, लाइब्रेरी के सामने रुकी और हर जगह उसकी मायूसी जुड़ी हुई थी। एक झूठे शख्स की सच्ची यादें शायद। सारा ठीक कहती है, उसने खुद से कहा। मुझे उसे भूल कर आगे बढ़ना होगा। उसने गहरा सांस लिया, अपनी डिग्री को मजबूती से थामा और यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट की तरफ चल पड़ी। ये सोचकर कि जिया नामी बाप उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लॉरी ने आखिरी बार मुड़कर यूनिवर्सिटी की इमारत को देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे अहम सबक सीखे थे। सिर्फ किताबों के नहीं, बल्कि जिंदगी, धोखे और मोहब्बत के भी। उसे गहरा सांस लिया और यूनिवर्सिटी के मरकजी गेट से बाहर कदम रखा। उसका मुस्तकबिल उसके हाथ में था, लेकिन उसका दिल माजी में अटका हुआ था। जैसे ही वो गेट से बाहर सड़क पर आई, उसके कदम रुक गए। गेट से कुछ फासले पर एक गाड़ी खड़ी थी। ये वो चमकती स्पोर्ट्स कार नहीं थी जो तालिब इल्म ज़िया चलाता था, और ना ही एजेंसी की कोई स्याह वैन थी। ये एक सादा खूबसूरत सिडॉन थी, और इस गाड़ी के साथ टेक लगाए वो खड़ा था। वो ज़िया था, लेकिन ये वो ज़िया नहीं था जिसे वो जानती थी। उसने ना लाखों के डिजाइन कपड़े पहने थे, और ना ही वो स्याह टेक्निकल गियर में मलबूस था। उसने एक सादा सी सफेद शर्ट और गहरे रंग की पतलून पहन रखी थी। उसके चेहरे पर ना लापरवाह तालबिल वाली रौनियत थी और ना ही जंट वाली फौलादी सरमई। उसकी आंखों में एक नरमी, एक सुकून और एक हल्की सी घबराहट थी जो नरीन ने पहले कभी नहीं देखी थी। ये उसकी असलियत थी। नरीन सांस रोके वहीं खड़ी रही। जिया उसे देखकर सीधा खड़ा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पास आया। वो इसके सामने चंद कदमों के फासले पर रुक गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नौरीन ने बमुश्किल सरगोशी की। तुम्हारा इंतजार। जिया ने धीमी हकीकी आवाज में जवाब दिया। नौरीन की आंखों में उलझन और पुरानी तकलीफ लौट आई। क्यों? क्या कोई नया मिशन है? क्या मैं फिर से तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा हूँ? उसकी आवाज में तल्खी थी। जिया ने नफी में सर हिलाया। नहीं नौरीन। वो एक कदम और करीब आया। मेरा एजेंट होना एक सच है। मेरा तालिब इल्म होना एक झूठ था, लेकिन एक और सच भी है जिसे मैं पिछले कई महीनों से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो क्या है? नौरीन ने कांपती आवाज में पूछा।
ज़िया ने उसकी आंखों में देखा। वो ये कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मिशन ही सब कुछ नहीं है। जब मैंने तुम्हें खोने का सोचा उस गोदाम में, मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो रहा हूँ। किन तुम चले गए थे? नौरीन ने शिकायत की। तुमने एक बार भी राब्ता नहीं किया। मैं नहीं कर सकता था, ज़िया ने वजाहत की। मैं प्रोटोकॉल से बंधा हुआ था, एजेंट। लेकिन आज उसने नौरीन के ग्रेजुएशन गाउन की तरफ देखा। आज तुम ग्रेजुएट हो चुकी थी और मेरा वो मिशन भी सरकारी तौर पर खत्म हो चुका है। और चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने वो कहा जिसके लिए वो आया था। मेरा वो मिशन मुकम्मल हो गया नौरीन, उसने कहा। लेकिन मैं यहाँ तुमसे इजाजत लेने आया हूँ एक नया मिशन शुरू करने की। नौरीन ने उलझन से उसे देखा। नया मिशन? हाँ। ज़िया के लोगों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, सच्ची मुस्कुराहट। एक ऐसा मिशन जो मैं तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ, अपनी पूरी जिंदगी का मिशन। नौरीन की आंखों में आंसू आ गए। ये अल्फाज थे जिन्हें सुनने की उसने उम्मीद छोड़ दी थी। ये वो ज़िया था जिसने इसे ख्वाब में देखा था। ना एजेंट, ना तालिब इल्म, बल्कि वो क्या तुम इस शख्स पर एतबार कर सकती हो जो मैं हकीकत में हूँ? ज़िया ने पूछा। उसकी आवाज में इल्तजा थी। नौरीन ने अपने आंसू साफ किए। उसने उसकी आंखों में देखा जहाँ कोई नकाब नहीं था। उसने आहिस्ता से सर इस बात में हिला दिया। हाँ। ज़िया के चेहरे पर एक गहरा सुकून छा गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। नौरीन ने एक लम्हे के लिए उसके हाथ को देखा और फिर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया और कहा कि बस अम्मी अबू को मनाना होगा। ज़िया ने नरमी से उसका हाथ थामा। चलो, उसने कहा। उसे गाड़ी तक ले गया। उसने एजेंट या अमीर ज़ादे की तरह नहीं, बल्कि एक आम शख्स की तरह उसकी गाड़ी का दरवाजा उसके लिए खोला। नौरीन बैठ गई। ज़िया घूम कर ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट की। हम कहाँ जा रहे हैं? नौरीन ने पूछा। ज़िया ने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत और एक नया आगाज था, अपनी नई जिंदगी की तरफ। गाड़ी सड़क पर रवाना हो गई और यूनिवर्सिटी का गेट उनके पीछे छूटता चला गया।